अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। सर बड़ी शिकायत हो गई है वैसे हम लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पर आपसे। क्या कह रहे? हम यहाँ से मुझे भी शिकायत हो गई और रोहित को भी। रोहित की सुबह मुझे कॉल आई और कह रहे हैं मैंने डॉक्टर साहब को फोन करा, मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह देखा तो कमर चीमा के शो में बैठे। मैंने कहा वी आर जस्ट जेलस ऑफ कमर चीमा। नहीं, चक्कर ये है कि कमर चीमा मेरे टाइम जोन में हाँ, मैंने उसको एग्जैक्टली यही कहा कि उनका टाइम जोन एक है तो शायद इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो रोहित रात को 3 बजे 4 बजे वो टेक्स्ट कर रहा है मुझे, मैं क्या जवाब दूं उसको? मैंने रोहित से कहा एक्चुअली सब लोग डॉक्टर है, सिर्फ मैं और आप ही हैं जो मैट्रिक फेल हैं, तो शायद इसलिए हमें लोग कम सुनते हैं। तो he said कि नहीं। तो आपके लिए खबर है कि आई हैव जस्ट, मैंने एक लिस्ट लगाई, आई डोंट नो अगर आपने देखा, टॉप 100 इंडिया के चैनल्स की। तो वो मीडिया चैनल्स हैं, जैसा आज तक इज नंबर 1 वगैरह। तो मैं आई एम रनिंग अनदर प्रोटोकॉल जिसमें मैं, जैसा हमारे चैनल्स में टॉप 100 निकाल रहा हूँ, और यू आर कंसिस्टेंटली शोइंग अप 50-51 आ रहा है आपका। हम लोगों से बहुत ऊपर हैं। तो लेकिन जो मतलब मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो गलतियां बहुत करता है, तो मैं हर चीज़ चेक कर रहा हूँ तो वो बीच में थोड़े गलतियां कर ले रहा है बीच में वो। मतलब जैसा एनडीटीवी को लेकर आ रहा था, तो मेरा जो प्रोफाइल है, जो सेकंड लिस्ट जो बना रहा हूँ, उसमें एनडीटीवी इज नॉट देयर। तो भाई आपको तो योर रैंकिंग वेरी हाई, ये कहना चाह रहा था। आप जब नहीं, थैंक यू सो मच सर। वो हम लोग वैसे हंस रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि हम पीछे लगे होते हैं, सुबह चीमा साहब मजे से शो कर रहे होते हैं सुबह होते ही, लेकिन उनसे खैर कई पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। ये भी है। मैं आपको और एक हिंट दे देता हूँ। तो क्या होता है कि अब वो बचती है, तो वो जो बीप आती है, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मेरी बेगम ना उठे, इसलिए इंस्टेंटली ले लेता हूँ मैं और देखता हूँ। तो अब वो 3 बजे रात को मैं वापस जवाब नहीं दे सकता उनको। लेकिन अगर आई वुड रेकमेंड के टॉपिक पहले अगर साथ बोल दे, तो इफ द टॉपिक इज आल्सो इंटरेस्टिंग, देन मैं इमीडिएटली हाँ कह सकता हूँ ना। तो हाँ, सो लाइक देयर माइट बी सम थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, तो फिर मैं इग्नोर श्योर। लेकिन सर आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की जो न्यूक्लियर डील और यूएस की जो बात हो रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद बीच में इजराइल को भी ले आया जाएगा, कि उनके साथ रिलेशंस को, स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ। आप समझते हैं ऐसा कुछ होगा, या ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक वो डील खत्म हो गई। अच्छा, जी हाँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी देखिए, कल जो दिन भर में यही शो इसी पे बात कर रहा था, न्यूक्लियर डील, इट वाज मेजर। तो अंडरस्टैंड दिस डील, हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जो बाइडेन के टर्म में। तो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की थी कि सऊदी अरेबिया को अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। जो बाइडेन को थोड़ा बूढ़े हो गए थे, तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी। वो भूल गए थे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो अपने आप को नेतन्याहू का बटलर समझते थे। तो जब वो सऊदी अरेबिया भी गए थे, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, मैं सऊदी अरेबिया गया था इसराइल के लिए एयर स्पेस में, यानी सऊदी एयर स्पेस में इजरायली जो एल आल की जो हवाई जहाज फ्लाइट्स हैं उसकी इजाज़त मांगने जो बाइडेन। सो ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट सऊदी अरेबिया टू साइन द अब्राहम एकॉर्ड्स। तो सऊदी अरेबिया ने 3 कंडीशंस लगाए थे। तो वो जो 3 कंडीशंस थे एमबीएस की, एक कंडीशन ये थी कि आप शो ए क्रेडिबल पाथवे टू द पैलेस्टीनियन स्टेट। यानी भाई ऐसा बता दो कि ओ देखो रास्ता जा रहा है, देखो उधर देखो, जरा आप छोटा सा है, टेलीस्कोप लगा के देखो, वो रास्ता जा रहा है पैलेस्टीनियन स्टेट को। बस ऐसा एक कुछ चीज बता दे, दैट एक्सक्यूज दैट देयर इज अ पाथवे टू पैथ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे न्यूक्लियर कैपेसिटी दे, ये जो प्रोग्राम। और तीसरी चीज के नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटी, ये 3 चीजें मांगी थी उन्होंने। तो वो बाइडेन वाज नॉट एबल टू ऑफर, और वो नहीं हुआ। बट देन दे वर गेटिंग क्लोजर टू इट। तो आपको याद है कि एमबीएस ने कहा था कि आई रियली डोंट केयर अबाउट पैलेस्टाइन, मैं ये सिर्फ मेरे फादर के वजह से।
that was him giving up the Palestinians, जो Israel was not willing to accommodate. तो it was very clear कि वो अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ गुजर रहे हैं। और बाद लोगों का ये कहना है कि अक्टूबर 7 इसलिए हुआ कि द हमास के पास और कोई रास्ता नहीं था टू प्रिवेंट द साउदीज फ्रॉम साइनिंग द अब्राहम एकॉर्ड्स। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई कोशिश नहीं करूंगा उसको आज़ाद करने की अंटिल ऑल मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर एंड पाकिस्तान साइन द अब्राहम एकॉर्ड। और आपके क्या नाम है वो डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि ट्वीट कर दिया था शायद कि नहीं होगा वगैरह। सो दैट आइडिया हैज बीन ड्रॉप। ना तो कतरीज मान रहे ना तो पाकिस्तानीज आर अग्रीइंग टू इट। बट अचानक ये अनाउंस हो गया कि देखिए इसमें कोई ऐसा हमको पता भी नहीं था कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं, कौन नेगोशिएट कर रहे हैं। सो अब इसका जो डील था इट वाज बेसिकली कई $billion का डील था जिसमें सऊदी अरेबिया विल बाय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिएक्टर्स वगैरह और सऊदी अरेबिया में एनरिचमेंट होगा यूरेनियम का, लेकिन इन्हें ब्लैक बॉक्स, यानी एक बड़ा डब्बा रहेगा। अमेरिकन्स कहेंगे वो डब्बे के अंदर हम ये डब्बा सऊदी अरेबिया की जमीन पर रहेगा और उस डब्बे के अंदर दे विल एनरिच द यूरेनियम बट द सऊदीज विल नॉट गेट एनी एक्सेस टू इट। सऊदी अरेबिया को ना तो सिखाया जाएगा ना विल दे बी ट्रेन, नथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द सऊदी बेनिफिट वाज, क्योंकि एक तो महंगा होगा, उससे अच्छा तो आप बांग्लादेश के ऐसा कर लें, खरीद लें रशिया से या चाइना से, वो आपके बना के चले जाएंगे। दे वोंट गिव यू द कैपेसिटी टू एनरिच यूरेनियम, वो एनरिच लेकर आएंगे और आपको एनर्जी जनरेट करेंगे और फिर वो जो यूज्ड फ्यूल रहेगा वो वापस लेके चले जाते हैं वो लोग। तो दे कुड हैव गॉट दैट एट अ मच चीपर थिंग। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं मुझे चाहिए एनरिचमेंट कैपेसिटी, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो मैं भी बना लूंगा, जो इजराइल इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। तो कल सारी चर्चा इस पे चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल में कितना डाइवर्जेंस हो गया है कि ही हैज अग्रीड टू गिव देम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी, क्योंकि सऊदी की तरफ से जो बहस कर रहे थे कि नहीं हमारे, क्योंकि हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारी सिक्योरिटी रहेगी, हम सीख लेंगे। अगर उतनी कैपेसिटी रही तो भाई यूनिवर्सिटीज में जाओ, पीएचडी करो, न्यूक्लियर फिजिक्स में सीख लो, उसमें कोई सी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी के पास वी हैव मोर एडवांस न्यूक्लियर फैसिलिटीज यहाँ मेरे घर से 5-6 मील पर, और दे आर वेरी प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर नोबेल प्राइज सून इन फिजिक्स। तो आप आए यहाँ पीएचडी करें न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर जाए अपनी कंट्री में बनाए, ये खरीदने की क्या चक्कर है। बट एनीवे, एंड देन टुडे सुबह में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि जब तक वो अब्राहम एकॉर्ड्स नहीं साइन करते कुछ नहीं होगा, विच इज नॉट देयर इन द टर्म्स एंड कंडीशन। मुझे लगता कि उनको डंडा पड़ा फ्रॉम द इजरायली लॉबी, सो ही चेंज्ड इट। तो आई डोंट नो व्हाट एमबीएस इज गोइंग टू डू, क्योंकि एक तो एक है, मैं मजाक से कह रहा हूँ कि डील अनाउंस किया, फिर मुझे लगता है ट्रंप वेट कर रहे थे कि जैरेड कुशनर ने कहा हाँ सऊदियों का चेक कैश हो गया बैंक में फिर उसके बाद उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स का जिक्र कर दिया। सो आई थिंक जैरेड कुशनर हैज मेड सम मनी, द सऊदीज आर गोइंग टू गेट नथिंग बिकॉज दे कैन नॉट अग्री टू द अब्राहम एकॉर्ड्स। और ये गाजा जेनोसाइड अभी भी चल रहा है। अगर इसके वजह से अगर एमबीएस कहे तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया उलट पुलट हो जाएगा। If they go ahead, it is not UAE. This is very different. बड़ा पॉपुलेशन है। UAE का आबादी 10% है इमाराती की, so बाकी के सब बाहर। हमेशा से, क्योंकि सर हमेशा से यही सुना है कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि इजराइल के साथ ट्रेड करे, इजराइल के साथ बात करे। वो तो ईरान बार बार बीच में आके कुछ उनको धमकी दे देता था तो वो बैठ जाते थे। ट्रेड वेड क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है इजराइल के पास। बस आपको हथियार देंगे, थोड़ा नेस्टी सॉफ्टवेयर देंगे जो अपने आवाम पे जुल्म करने का, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं इजराइल के पास। इंडिया इतनी दोस्ती करके $10 बिलियन का ट्रेड है, कुछ भी नहीं है। इंडिया हांगकांग के साथ ज्यादा ट्रेड करता है इंडिया। सो देयर इज नो ट्रेड ऑप्शंस विद इजराइल। बस ये है कि इजराइल उनको बोलेगा कि अच्छा तुमको ऐसा मारना है हम तुम्हारी आबादियों को, हम ये हथियार दे सकते हैं। अच्छा तुमको उनके फोन पे हैक करना है तो ये सॉफ्टवेयर लो। दे विल गिव यू ऑल डर्टी हॉरिबल थिंग्स। They are not going to make you a better society या richer society or anything. हाँ ये और बात है कि it will make Americans happy कि आपने घुटने टेक दिए हैं, आपने उनको कहे नी पैड्स खरीद लें
इसराइल के नाम के, और अमेरिका आपकी कदर करने लगेगा, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। लेकिन ये बेगैरत मुल्कों के लिए है। तो सऊदी अरेबिया हैज़ टू डिसाइड कि इज इट ए सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन और इट इज़ विलिंग टू बेंड। तो बेंड करना है तो ईरान को बेंड कर दें। पर सर कहा हमेशा यही गया कि ईरान बीच में आ गया, ईरान ने होने नहीं दिया, वरना सऊदीया बहुत चाहता था कि इजराइल से बात करना। ईरान could not stop the US के साथ जो ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज ने बनाए हैं, ईरान बहरीन को नहीं रोक सका फ्रॉम ज्वाइनिंग द अब्राहम एकॉर्ड्स, तो फिर सऊदी अरेबिया को कैसा रोकेगा? लेकिन सर पाकिस्तान ने भी तो $10 बिलियन के लिए कहा है यूएस को, क्या मिलेंगे आपको, क्या लगता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या है। मैं देख रहा था काफी कल मेरी उनकी बात हुई खमर चीमा साहब के साथ। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो सिर्फ $63 बिलियन का है, विच आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी। ठीक है, $63 बिलियन इज द टोटल बजट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें से आप $10 बिलियन डिफेंस पे खर्च करते हैं, तो रह गए आपके पास $53 बिलियन। वो $53 बिलियन में से $30 बिलियन आप सूद देते हैं आपके कर्जों पर। तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो $130 बिलियन के करीब है, उस पे जो इंटरेस्ट है वो 30% है, $30 बिलियन है। तो आपके पास रह जाते हैं $20 बिलियन। लेकिन ये $30 बिलियन जो आप सूद दे रहे हैं उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आपका उतना टोटल ट्रेड नहीं है। यू हैव टू हैव दैट मच ट्रेड सरप्लस। अगर आप डेफिसिट में ट्रेड है तो उल्टा आपके डॉलर्स जा रहे हैं, तो डॉलर्स आएंगे कहाँ से? जो थोड़े बहुत रेमिटेंसेस से आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट एबल टू स्टेबलाइज इस करंट अकाउंट जो कहते हैं मुल्क का, इसलिए उसको कॉन्स्टेंटली बोरो करते रहना पड़ता है। बोरो करे बाद फिर वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो दे आर आस्किंग अमेरिका के जैसा ईरान, जैसा सऊदी अरेबिया और यूएई ने अमेरिका पाकिस्तान के बैंकों में पैसे डिपॉजिट किए थे, बस वही चाह रहे हैं कि आप हमको $10 बिलियन डिपॉजिट कर दें। पिछले साल अमेरिका ने यही काम अर्जेंटीना के लिए भी किया था, $20 बिलियन उन्होंने उनके एसेट्स में डिपॉजिट किया था। इट इज लाइक सेइंग के, इट्स लाइक मी सेइंग के आपकी कोई चीज, अगर आपका घर जल गया तो मैं आपको रेंट, आपके जो खर्चे हैं मैं भेड़ दूंगा। सम काइंड ऑफ उससे ये होगा कि पाकिस्तान की करेंसी जो गिर सकती है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो क्योंकि अगर आपकी कीमत रुपये की गिरेगी तो आपका वो $30 बिलियन विदाउट गेटिंग इवन ए पेनी वो 35 हो जा सकता है, समझ रहे ना, if it falls. So they want to make sure कि रुपी does not fall, ताकि जो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स है वो बढ़ ना जाए। So for America, it is not giving $10 billion. It is just saying, okay, we will guarantee it. बस इतनी सी बात है वो, और उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ ले लेंगे। लेकिन इनको चाइना का भी तो टेंशन है ना, चाइना ने भी तो कहा है $28.1 बिलियन इनको वापस करने के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर कि दैट इज ए फैक्ट, बिकॉज चाइना का प्रॉब्लम यह है कि संक कॉस्ट का प्रॉब्लम है ना, कि उन्होंने इतने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं। देखिए 30% आपका जो डेट है, वो जो $130 बिलियन का जो डेट है उसका 30% यानी $40 बिलियन आपको खर्जा है। तो चाइनीज हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड क्लोज टू $40 बिलियन। सो और सीपेक से उनको एडवांटेजेस है, एंड आई थिंक चाइना इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम आपका सिर्फ एक है, वो आपका मिसमैनेजमेंट है। और ये बात इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको कि मिसमैनेजमेंट हो रही है, मिसमैनेजमेंट है, ये काम ही करना नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं वो क्या नाम है उनका, परवेज हुड बॉय का एक शो होता है, राइट? तो उसमें एक आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, शायद इमरान खान के जमाने में, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं, और एक इस्माइल ऐसा कुछ नाम था। अच्छा, हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल, हाँ। तो वो साहब थे, तो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि आपको पता है ये जो लोकल आपके जो पावर प्लांट्स हैं उसको सरकार पैसे देती है उनको प्रोड्यूस करने,
वो अग्रीमेंट आपने डॉलर में साइन किए, क्यों? मतलब आपके ही लोकल बिजनेसमैन डोंट ट्रस्ट योर ओन करेंसी। तो जब आपके रुपये की कीमत गिर गई, तो जिस जिस कीमत पे आप पावर खरीद रहे हैं फ्रॉम योर पावर प्लांट्स, दैट हैज गॉन अप बिकॉज डॉलर की कीमत एकदम गिरी थी ना, याद है आप, 300 हो गई थी। So, हाँ, so this clearly shows कि there's some corrupt fellow who has made a corrupt deal with his own people. तो internally काफी corruption चल रहा है, आप खुद अपने मुल्क को लूट रहे हो और तोड़ फोड़ रहे हो. So then it's not going to get better. You have to have people who are dedicated, who are focused on building. अभी भी देखिए आप, अब ये जो फॉरेन पॉलिसी का चक्कर चल रहा है उसमें इतना बिजी नजर आ रहे हैं आपकी लीडरशिप, क्या वो जो लिबिया, आई थॉट दैट वाज सो स्टूपिड. क्यों जा रहे हैं आप लिबिया में? ना फ्रांस से बनी बात, ना अमेरिका से बनी, आप जाके वहां करने की कोशिश कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू डू दिस. आई थिंक उनको नोबेल प्राइज लेने का चक्कर है. दे आर थिंकिंग कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा, अगर ये ईरान की जंग रुक जाएगी. बट they are not focused on domestic governance. I think that is a huge problem. Governance has to improve, वरना आपका मुल्क डूब जाएगा और सारे आसपास के सबको लेकर डूबेगा. बिकॉज इट्स ए वेरी बिग कंट्री. लोग नहीं जानते, तक 250 मिलियन लोग हैं. इट्स अ प्रीटी बिग कंट्री. आप सका सिक्स सेवेंथ है पॉपुलेशन में दुनिया में. सो मेरे को कुछ और जब भी मैं आपके सारे नंबर्स देखता हूँ ना, इट इज नॉट अ पुअर कंट्री. It is a poorly managed country. Poorly managed country. और इसका, and why is that? ये है उसका, it has to be the managers. देखिए, जिसको जो काम आता ही नहीं उसको वहां पर अगर ये बिठा देंगे उस सीट पर, तो फिर यही होगा ना. यहाँ पर हर चीज में ये अपनी पसंद या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, उन्हीं को अगर आगे लाएंगे, तो ऐसा नहीं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन ये उन लोगों को जॉब देते ही नहीं है या उनको आगे लाते ही नहीं है, तो फिर यही होगा. आई ऑल्सो थिंक कि आपकी जो एलीट है वो छोटी है साइज में, फॉर द साइज ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंडिया के जनरल से या IAS ऑफिसर्स वगैरह से बात करता हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस्ड एज टू हाउ वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड है वो लोग. अब थोड़ा बायस है क्योंकि बेवकूफ़ों से मैं दोबारा बात नहीं करता, तो जिनसे मैं बार बार बात कर, जैसा तलमीज़ अहमद साहब को आप देखें जाकर उनके शोज मेरे साथ, या वेरी थॉटफुल. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. एक जनरल VP सिंह बोल के आते हैं, बहुत रेयरली वो इंटरव्यूज देते हैं, बट इज सो इनक्रेडिबल. उससे पहले अता हसनैन आते थे. सो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट. और देखें, आप बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं. ऐसा आपके जनरल्स की तरह 200 बिल्डिंग है, ये वो कुछ नहीं होते उनके पास. ओके, सो आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस. है थोड़े बहुत, लेकिन मेरे ख्याल से वो सब बाहर चले गए हैं इन फॉरेन कंट्रीज. सो यू नीड ए लार्ज पूल ऑफ, मतलब 250 मिलियन का अगर आबादी है तो आपके पास एटलीस्ट 2.5 मिलियन कॉम्पिटेंट लोग होना चाहिए, वेरी वेल एजुकेटेड, हु आर ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू इम्प्रूव योर कंट्री. मेरे ख्याल से वो नहीं है आपके पास. सर, अगर नहीं भी है, और हो सकता है हो, तो ये जैसे मैंने कहा कि उनको आगे नहीं ला रहे काम करने के लिए. लेकिन लास्ट में सर मैं थोड़ा सा आपकी कंट्री की तरफ भी जाऊंगी. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो है वो अभी तक चल रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हमारे चैनल्स तो खैर सुबह से रात तक दिखाई रहे हैं और सिर्फ वही दिखा रहे हैं, हालांकि ये लोग कभी बलूचिस्तान या कश्मीर का प्रोटेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन ये भारत का दिखा रहे हैं. देयर आर सेवरल इश्यूज. देखिए, वो जो मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा था, कल रात को मैं एक घंटे का शो लगाया विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट इंडिया के, संतोष मेहरोत्रा साहब है, जो इंडिया के प्लानिंग कमीशन में रह चुके हैं, UNDP में रह चुके हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मतलब बहुत, वो बेसिकली सतही तौर पे इज डीलिंग विद दिस. मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका ऑफ यूथ इन इंडिया वो मुस्तकबिल के ताल्लुक से मायूसी का शिकार बन गया. द फ्यूचर डजंट लुक ब्राइट टू देम. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चे की बात सुन रहा था जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम लिया था.
तो आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होता है। मैंने भी इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट लिया था। आपको पता है 9वीं जमात से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्कूल होता है 9 से 3 बजे। हम सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के जाके ट्यूशन पढ़ते थे, मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का, फ्रॉम 7:30 to 8:30। फिर रिक्शे में बैठ के फिर स्कूल चले जाते थे। फिर स्कूल से वापसी में फिर दूसरे सब्जेक्ट के ट्यूशन, कभी 6 से 7, कभी 6 से 9। ये 4 साल के ये और सोचिए आप 4 साल के बाद यू आर ऑन प्राइम, यू आर रेडी टू टेक द एग्जाम, और फिर वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है या पेपर लीक, तो कितनी मायूसी होती है। इट ब्रेक्स योर रिदम, ब्रेक्स योर हार्ट। तो वो बच्चा कह रहा था कि मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ मेडिसिन में, उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है, बट ही सेइंग कि मैं जो सब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होता है वो एंट्रेंस एग्जाम, इसे इस जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें और कुछ नहीं कर सकता मैं सिवाय डॉक्टर बनने के। सो आई हैव नो चॉइस। सो एक है जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि करप्शन भी आ गया सिस्टम में। एंड देन जैसा आप कह रहे थे कि इनकॉम्पिटेंट, ये धर्मेंद्र प्रधान जो होम एजुकेशन मिनिस्टर है, आप उनका सीवी देखें, वो कहीं से भी एजुकेशन नजर नहीं आता आपको। सो इट इज वेरी क्लियर, अपेरेंटली ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग इलेक्शंस इन द नॉर्थ। तो उनको एज ए रिवॉर्ड मुझे लगता मोदी ने उनको बना दिया मिनिस्टर, ताकि वो कैबिनेट के जो पर्क्स होते हैं, हवाई जहाज, ये वो सब सारे वो एंजॉय करें। बट ही इज नॉट वर्किंग ऑन इट। अब जो चीजें मोदी ने प्रॉमिस की, ये पहले क्यों नहीं किया, राइट? कि मैं स्पेशल कोर्ट्स बना दूंगा, नहीं, ही इज ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट वो लोग जिन्होंने एग्जाम लीक किया। लेकिन बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द एग्जाम, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप एजुकेशनल रिफॉर्म कैसा करेंगे। तो उसके कई प्रॉब्लम्स हैं, विद हायरिंग प्रॉब्लम्स, मिसमैच ऑफ स्किल्स। तो लाइक मैं क्विकली बता देता हूँ। एक प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, सोचिए आपने एमएससी कर ली केमिस्ट्री से, जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कोई लेसर पे और नॉन बाबू ब्लू कॉलर जॉब मिल रहा है, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वो शान से नीचे है। rather remain unemployed and a burden on your family than take that job। वैसे अमेरिका में वैसा नहीं है, यू नो। अमेरिका में आप यू विल बी वेरी सरप्राइज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स एज कॉलेज जिन्हों में कारपेंटर्स हुआ करते थे या कुछ इस तरह के, वो दे डू अ जॉब। यहाँ पे लेबर की रिस्पेक्ट है। सो देयर आर लॉट ऑफ दिस, उसको कहते हैं एस्पिरेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बाकायदा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बन गया है इंडिया में कि लोग अच्छी जॉब की तलाश में जो जॉब है वो नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से ज्यादा है। तो दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम इन अर्बन। इंडिया की सारी तारीख में इतना ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें कभी नहीं थी और इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड कभी नहीं थी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो वो हर महीने को अब इंडिया रिलीज कर रहा है, आप जाके देखें। तो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर आप गूगल करें तो रिपोर्ट मिल जाएगी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाती है, एज वाइज मिलती है, गांव गांव से आप बोल सकते हैं किन के पास नौकरी है, कौन जॉब ढूंढ रहा। तो शहर में 25% पढ़ी लिखी औरतों के पास जॉब्स हैं और 75% यानी 3 out of 4। सो दैट ये सारी की चीजें आर लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। तो वो जो आप देख रहे हैं, दैट इज साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट देयर आर नो जॉब्स। इंडिया की इकोनॉमी इज वेरी अनयूजुअल, इट इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं 4 साल से 5 साल से, जब से कोविड के बाद से रिकवरी जो हुई है। इंडिया इज ग्रोइंग एट 6.5%, बट जॉब्स आर नॉट जनरेट ही नहीं हो रहे। एक चीज होती है कॉल्ड फॉर्मल जॉब्स, एक इनफॉर्मल जॉब्स। तो फॉर्मल जॉब वो होता है जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, जिसमें आपको हेल्थ केयर मिलेगा, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड है, आपको बाकायदा पेड लीव मिलती है, अगर आप औरत हैं तो आपको मैटरनिटी लीव, उसको फॉर्मल जॉब्स कहते हैं। कंपनीज में भी हो सकता, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, वो पब्लिक सेक्टर में। सिर्फ 10% जॉब्स इंडिया में आर फॉर्मल, 90% जॉब्स इनफॉर्मल है। यानी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना तो आपको पेंशन मिल रही है, ना कुछ में, तो वो गिग इकोनॉमी बन गई है।
लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन होती है जो हिंदुस्तान की है या इवन पाकिस्तान की, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो इन तमाम लोगों को जॉब और हर चीज कैसे प्रोवाइड कर सकती है? उसके लिए तो सबसे पहले तो वो, You're not अगर हम supposed to यूरोप की provide एग्जांपल्स jobs. देते हैं तो वहां तो पॉपुलेशन कम होती है ना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वो जाके देखें आप, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप वो संतोष मेहरोत्रा के साथ मेरा इंटरव्यू मैंने शायद आपको भिजाया भी है, उसको देखें आप, 1 घंटा है पूरा। तो मैं संतोष से पूछा कि भाई देखिए, चाइना इज स्पेंडिंग क्लोज टू 5% ऑन एजुकेशन। चाइना और इंडिया की आबादी तकरीबन बराबर बराबर है, इंडिया थोड़ी सी बड़ी है, राइट, 1.46 1.44 बिलियन है दोनों। चाइना का 5% ऑफ इट्स जीडीपी इज $900 बिलियन, तो वो 900 बिलियन खर्च कर रहा है। इंडिया 3 से 4% ऑफ $4 ट्रिलियन, यानी इंडिया 120 से 160 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है ऑन द सेम पॉपुलेशन। बट इंडिया के पास बच्चे ज्यादा हैं, half the population is in the youth age, so India should have been spending China से ज्यादा on education. So एक तो quality education नहीं आ रहा, टीचरों की तनख्वाहें कम हैं, they are not able to teach what they should be taught because वो पूरे informal sector के टीचर्स को लेकर आए। बस टीचर्स की तनख्वाहें 9,000 रुपए है महाना। आरजू 9,000 में क्या होगा? सोचिए आप, $100 आपको महाना तनख्वाह है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव। फिर उस पे टीचर्स आर सपोज टू इंस्पायर। अभी हमारे मैथ टीचर रसूल साहब, मैं सेंट पॉल्स नाम के स्कूल में गया, उनका इंतकाल हुआ। मैं 1981 में मैट्रिक करके स्कूल से निकल गया था, लेकिन उनकी सलात नमाज जनाजा यहाँ अमेरिका में पढ़ा है हम लोगों ने। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। ही स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर सो worried, और हिंदू स्टूडेंट्स भी फोटोग्राफ्स वगैरह, he was very popular with his teachers. तो the teachers have to be good, वो आपको इंस्पायर करें तक आप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स गो। उस तरह के टीचर्स 8,000 रुपए 9,000 रुपए में कहाँ मिलेंगे? फिर मैं उनसे पूछा कि भाई आप रेवड़ी समझते ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रेवड़ी का कल्चर बन गया है, डजंट मैटर कौन सी पार्टी है, वो रेवड़ियां बांटने में पैसे खर्च कर रही हैं, तो वो तालीम पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तालीम के बाद देयर इज आल्सो अ मिसमैच बिटवीन आप जो सीख के निकल रहे हैं और जो मार्केट को चाहिए। देखिए, 1.5 साल पहले 2 साल पहले यूरोप और अमेरिका और कनाडा ने एक पॉलिसी बनाई थी कि पहले हम डीकपल कर देंगे चाइना से, देन दे रियलाइज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि हम डीलिंग करेंगे, वो भी नहीं कर सके, तो फिर डी रिस्क करेंगे। डी रिस्क करने के लिए उन्होंने दे केम ऑफ विद अ प्लान कॉल्ड चाइना +1। तो इंडिया में सिर्फ एक एरिया में चाइना +1 वर्क किया, विच इज आईफोन्स, यानी 20% आईफोन इंडिया में बनते हैं, 80% चाइना में बनते हैं, राइट। सो बट जब हम 1.5 साल पहले जब वो आईफोन की डील बनी, वी थॉट कि अब बन गया इंडिया के चाइना +1 बन जाएगा, फिर चाइना को ड्रॉप कर देंगे, इट विल बी इंडिया +1 2। लेकिन वो सारा का सारा बिजनेस वेंट टू वियतनाम एंड मेक्सिको एंड मलेशिया, नॉट टू इंडिया। व्हाई नॉट? उसकी वजह अपेरेंटली कि वियतनाम के जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से, दे आर बेटर ट्रेन्ड देन द स्कूल किड्स हु आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया। स्किल सेट, उनको बड़े बड़े तीसमार खान नहीं चाहिए, शायर नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो कंप्यूटर लैब में काम कर सकें, जो आईफोन की फैक्ट्रीज में काम कर सकें। दे आर सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में 2-3 चीजें हो गए। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग सुनने में आई रिसेंटली। स्मिता प्रकाश का जो पॉडकास्ट है वो देख रहा था मैं, तो उसमें जो लोग थे वो कह रहे थे कि इंडियंस थिंक दे आर अमेरिकन्स। इंडियंस समझते हैं वो अमेरिकन है। जो इंडिया के आईआईटी इंजीनियर्स वगैरह समझते हैं, उनका ये पैदाइशी हक है कि अमेरिका में अच्छे आईटी जॉब्स मिले। तो जो लोग बाहर जा रहे थे, एक उम्मीद ये थी कि ठीक इंडिया में जॉब नहीं मिला, मैं अमेरिका चले जाऊंगा, मैं वहां पे आईटी में ये बड़ा 30 मार खान बन जाऊंगा, राइट। आपने 3 इडियट्स में देखा, वो फोटोग्राफ ये वो बताते रहता हूँ, अपनी मेरी बीवी की फोटो देखो, मेरी कार देखो। तो दैट वाज द ड्रीम ना, इंडियन ड्रीम इज नथिंग बट अमेरिकन ड्रीम। अब वो भी खत्म होने लगा है।
सर एक जमाने में तो वो तारड़ साहब शो में आया करते तो वो कहते थे कि अमेरिका को तो इंडियंस चला रहे हैं, अमेरिका से कोई काम ही नहीं करते। इंडियंस हर चीज चला रहे हैं, सिर्फ इंडिया नहीं चला रहे, ठीक है। इंडिया चला लें बस है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज क्या वो भी रास्ते बंद हो रहे हैं, वीजास नहीं मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, H1B के टाइमिंग नहीं मिल रही है। सो इट इज नॉट जस्ट विथ इंडिया, इट्स हैपनिंग मेनी प्लेसेस कि ये जो फॉरेन एंड रेसिज्म ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए भी। सो एक किस्म से आप देख रहे हैं कि जो 2-3 साल पहले जो आपके सामने रास्ते थे वो रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और अभी AI का भी लगा नहीं, सोचिए आप, अगर AI का जो धक्का लगने वाला है, अगर आप जाके देखें कि TCS और ये जो बड़े बड़े इंडिया के सॉफ्टवेयर कंपनीज थे वो पिछले सालों तक तो 2-2.5 लाख लोगों को हायर करते थे, नए इंजीनियर्स को। इस बार मैं सुना कि कुछ 60,000 भी नहीं हायर किए। तो द नंबर ऑफ डोमेस्टिक हायर्स भी गिर रहे हैं। सो देयर इज एक मायूसी छा गई है बच्चों पर कि इवन इफ आई डू एवरीथिंग दैट आई एम सपोज टू डू, आई मे नॉट गेट ए गुड जॉब। वो जो फीलिंग है, आई थिंक वो नजर आ रही है आपको हियर। बिल्कुल, आगे उनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा जैसा वो चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आजू। मैंने बात करते करते रोहित को टेक्स्ट किया, भाई अगर आप फ्री है तो अभी कर लेते हैं आपके बाद। बहुत रो रहा था। चलिए बाय। थैंक यू।